नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्यूशन कराया। आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीक से सुनिएगा और उसको याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, मैं आपका टारगेट पूरा कर दूंगा। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जितना आपको बताया जाए उतना आप करते जाइएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है आपके लिए। इससे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो छात्र हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्ट हों। ठीक है, तो हम चलते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन किया था, व्याख्या सहित हमने किया था। ठीक है, टाइम इसलिए लग रहा है कि हम जो भी टॉपिक आता है उसकी संपूर्ण व्याख्या करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग भी आ जा रहा है, किन्सियोलॉजी भी आ जा रही है, साइकोलॉजी भी आ जा रहा है, एनाटॉमी भी आ जा रही है, फिजियोलॉजी भी आ जा रहा है, किन्सियोलॉजी भी आ जा रही है, गेम्स भी आ जा रहे हैं, ओलंपिक्स भी आ जा रहा है, टेस्ट मेजरमेंट भी आ रहा है। तो हर टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका 21 क्वेश्चन है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर अराउंड। मतलब अब कहने का मतलब है जो संकुचन और विस्तार की क्रियाएं कहाँ पर होती हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है आपका किन्सियोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित हमारा? किन्सियोलॉजी से है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन अकर अराउंड, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो मूवमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो जैसे हमारा ये हाथ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इस हाथ में देखिए, तो आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, तो एल्बो में होता है, साथ साथ आपका नी में होता है और आपका फिंगर में फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। ठीक है, तो हमें इसमें बात करनी है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका संकुचन और विस्तार होते हैं, कहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मीडियो लेटरल एक्सेस, ऑप्शन नंबर 2 इंटीरियो पोस्टीरियो एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, नंबर 4 आपका सैजिटल एक्सेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा, आंसर इसका हमारा है आपका मीडियो लेटरल एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए सही इसका है, मीडियो लेटरल एक्सेस। ठीक, क्या होगा हमारा? मीडियो लेटरल एक्सेस। ठीक है, कैसे होगा मीडियो लेटरल एक्सेस, कैसे होगा आप उसमें समझिए। पहले तुम जान लेते हैं कि आपका एक्सेस क्या है और प्लेन क्या है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो हम पहले थोड़ा सा समझने के लिए प्रयास करेंगे कि हम एक्सेस किसे कहते हैं और प्लेन किसे कहते हैं। तो अक्ष रेखा जिसके चारों ओर आपकी गति होती हो, अक्ष रेखा जिसकी चारों ओर गति होती है उसे हम एक्सेस कहते हैं। जो एक्सेस होती है, जैसे बॉडी में जितने भी जॉइंट हैं वो एज ए एक्सिस से काम करते हैं। बॉडी में जितने भी हमारे जोड़ हैं वो एज ए एक्सिस से काम करते हैं। मतलब हमारे जैसे जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, जितने भी बॉडी में जॉइंट है वो एज ए एक्सिस से काम करते हैं। तो जिसकी चारों ओर गति होती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। अब बात करते हैं आपका प्लेन की। प्लेन वह सतह है जो अक्ष के लंबवत होता है। प्लेन वह सतह है जो अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, प्लेन और एक्सिस जान गए आप। अब देखिए जो एक्सिस होती हैं वो 3 होती हैं और प्लेन भी हमारे 3 तल होते हैं और 3 हमारी एक्सिस होती हैं। 3 तल होते हैं और 3 हमारी एक्सिस हैं। सैजिटल प्लेन और आपका फ्रंटल एक्सिस होगा, जहाँ पर हमारा सैजिटल देखिए आप देखिए सैजिटल प्लेन होगा, सैजिटल हमारा जहाँ पर प्लेन होगा वहाँ पर आपका फ्रंटल एक्सिस होगी।
जहाँ पर सेजिटल प्लेन होगा, जहाँ पर सेजिटल प्लेन होगा वहाँ पर हमारे फ्रंटल एक्सिस होगी। ठीक है, जहाँ पर सेजिटल प्लेन होगा वहाँ पर हमारी क्या होगी, फ्रंटल एक्सिस होगी। ठीक है, जहाँ पर हमारा सेजिटल प्लेन होगा वहाँ पर क्या होगी, हमारी फ्रंटल एक्सिस होगी। अब सेजिटल प्लेन कहाँ पर है वो थोड़ा सा आप जानिए, सेजिटल प्लेन किसे कहते हैं। जैसे आपका ये मैंने पेज लिया है, आप देख रहे होंगे, इसको हम सिर के बीचों बीच लगाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सेजिटल है, सेजिटल बोन होती है, तो उसके ये आपका सेजिटल प्लेन हो गया। अब जहाँ पर सेजिटल प्लेन होगा वहाँ पर आपका फ्रंटल एक्सिस होगी। तो फ्रंटल बोन हमारी ये है, फ्रंटल बोन हमारी ये है, तो सेजिटल प्लेन हमारा ये है, तो आपकी जो बोन होगी वो आपका फ्रंटल जो प्लेन होगा इसमें आपका देखेंगे ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है। ठीक है, ये जो पेज है वो हमारा प्लेन है, सेजिटल प्लेन है, और जो एक्सेस है वो मैंने पेन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये तो मूवमेंट कैसे होगा, इसमें मूवमेंट ऐसे होगा, मूवमेंट ऐसे होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने पेन लगा हुआ है, तो हमारा फ्रंटल एक्सेस है, एक्सेस पे लगाना हमें पेन, तो एक्सेस जहाँ होते हैं वहाँ क्या होंगे, मूवमेंट होंगे, ये मूवमेंट होंगे। यहाँ पर आपको जॉइंट पर हमने लगाया तो वहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की गतियाँ होंगी। ये तो आपका हो गया कि आपका जहाँ पर आपका सेजिटल प्लेन होगा और फ्रंटल एक्सेस होगी, तो अब मूवमेंट होंगे, आपका मूवमेंट होगा आपका यहाँ पर मूवमेंट जो होंगे हमारा मूवमेंट होगा आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। क्या होगा हमारा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब इसी में है आपका फ्रंटल प्लेन, तो आपका सेजिटल एक्सेस होगा। ठीक है, फ्रंटल प्लेन होगा तो फ्रंटल प्लेन होगा तो सेजिटल एक्सेस होगी। आप देखिए इसमें, आप देखिए आपने देखा होगा कि अभी हमारा फ्रंटल प्लेन हो गया। अब हम अपने जो हेड है, ये हमारा फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है, इसके पैरेलल रखेंगे तो आपका ऐसे आ गया। अब इसमें एक्सिस क्या होगी, एक्सिस सामने आ जाएगी, आप देख रहे होंगे एक्सिस ये रहेगी। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होगा हमारा, अब देखेंगे इस मूवमेंट कैसे होगा। इसमें जब अब एक्सिस सामने लगी तो एक्सिस हमारी कहाँ लगेगी, जॉइंट पे लगेगी इधर, तो मूवमेंट ऐसे होंगे, ये लगा हुआ आपके जॉइंट पे लगा हुआ है, शोल्डर जॉइंट पे, तो आपका एडक्शन देन एबडक्शन, एबडक्शन देन एडक्शन। एडक्शन ये आपका जो दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी वो आपका एबडक्शन है, और बॉडी की ओर आ रहा है वो आपका एडक्शन है। बात समझिएगा, ध्यान रखिए, अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्शन, टुवार्ड्स द बॉडी एडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं बात कर रहा था, तो आपके मूवमेंट्स जिसमें होंगे, आपका मूवमेंट्स होगा आपका एडक्शन और एबडक्शन, एबडक्शन ये आपका बॉडी, एडक्शन आपका बॉडी की ओर है और एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको। जहाँ फ्रंटल प्लेन होगा तो सेजिटल एक्सेस होगी, और आपका जहाँ पर आपका सेजिटल प्लेन होगा तो फ्रंटल एक्सेस होगी। ठीक है, जब सेजिटल प्लेन है तो फ्रंटल एक्सेस, और आपका फ्रंटल प्लेन है तो सेजिटल एक्सेस। ठीक है, अब देखें आपका है, आपका नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल और ट्रांसप्लेन प्लेन, और हमारी एक्सिस क्या होगी, वर्टिकल।
इसी को हम आपका ट्रांसवर्स प्लेन्स कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को किस नाम से जानते हैं, तो ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वहाँ पर वर्टिकल एक्सिस होगी। अब इसमें मूवमेंट क्या होंगे, मतलब कौन कौन सी गतियाँ होंगी आपकी इसमें। जब आपका ये कंडीशन हमारी ये रहेगी, वर्टिकल एक्सिस है हमारी इसमें, तो मूवमेंट इनवर्ड और इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन होगा इसमें, ठीक है। इनवर्ड रोटेशन होगा आपका इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेशन होगा, इनवर्ड जैसे हम जंप कर जाएं और जंप करके बॉडी को ट्विस्ट करें, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो मैंने आपको एक्सिस ऑफ प्लेन के बारे में भी डिटेल में बता दिया है, समझ में क्या होंगे आप। अब हम बात करेंगे आपका अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल करेंगे, रब कर लें थोड़ा सा। समझ में आ गया होगा आपको, एक्सिस प्लेन समझ में आ गया होगा और जो क्वेश्चन है वो भी हमारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा वो आपको मीडियो लेटरल एक्सिस होगी आंसर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मीन यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण मापन करता है। हार्वर्ड टेस्ट जो टेस्ट है वो क्या में, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या जो मेजरमेंट करता है, क्या मेजरमेंट करता है इसकी बात करनी है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मीन यूज्ड, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का यूज क्या है वो देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मस्कुलर एफिशिएंसी ऑफ नी मसल्स, आपका गलत, ये नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है कार्डियोपल्मोनरी इंडेक्स, ये भी नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 3 कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी, ये आपका आंसर सही है। आंसर आपका सही, तीसरा आंसर आपका सही है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी, हृदय श्वसन क्षमता का मापन करता है हमारा, कौन करता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि ये तो उसने पर्पज पूछ दिया कि तो जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो पर्पज है टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ये भी सकते हैं टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। अब इसमें दिया है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेशन, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि इसका जो किसने डेवलप किया है, तो आपका ब्रोवा ने डेवलप किया है। आपका क्वेश्चन सकता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उद्देश्य है टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। टू मेजर, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। ये आपका इसका पर्पज हो गया, क्या हमारा हो गया, पर्पज, ठीक है। अब ये किसने दिया था, इस टेस्ट का निर्माण किसने किया था, इंट्रोड्यूस बाय लुसिन ब्रोवा,
लुशियन ब्रोहा, आपका लुशियन ब्रोहा ने आपका इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब कब किया था? 1943 में, 1943 में इसका इंट्रोडक्शन किया था। कब किया था? 1943 में। इसका एक फार्मूला है, वो भी हमारा कभी भी क्वेश्चन आता है। फार्मूला देखो, फार्मूला है हमारा है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, इन सेकेंड मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 अपॉन टू सम रिकवरी पल्स काउंट, 2 मल्टीप्लाई सम रिकवरी पल्स काउंट। ठीक है, ये फार्मूला है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, इस तरह करके याद रखना है। ये फार्मूला हमारा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड। जो भी हमने काम किया है इसमें 5 मिनट आपकी एक्सरसाइज चलती है, स्टेपिंग चलती है। आप 20 इंच के बेंच पे आप स्टूल पे खड़े हो गए स्टेपिंग करते हैं, वो प्रोसीजर में जब टेस्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें आप इतना जानो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, जो एक्सरसाइज समय वो सेकेंड में होगा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई सम रिकवरी पल्स काउंट। रिकवरी जैसे हम एक्सरसाइज के बाद जब रिकवरी होती है उस दौरान हमारी पल्स क्या आती है उसको भी हम काउंट करते हैं। जैसे 1 से आपका 1.5 तक, 1 से जो हमारी 1.5 तक होंगी वो 30 सेकंड हम काउंट करेंगे। फिर 30 सेकंड का रेस्ट है हमारा, 30 सेकंड का रेस्ट है। फिर आपका 2 तक हो गया, 1.5 से 2 तक रेस्ट हो गया हमारा। अब 2 से लेकर 2.5 पल्स काउंट करेंगे। ठीक है, अब आपका 2.5 से 3 आपका रेस्ट है। फिर 3 से आपका 3.5 आपका पल्स काउंट करें। तो जो भी हमारा पल्स ऐड आएगा उसमें पल्स की जो कंडीशन होगी उसको ऐड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्रोसीजर टेस्ट मेजरमेंट की जब क्लास चलेगी उसमें बेहतर तरीके से बताया जाएगा, समझ गए होंगे आप तब भी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो आपको देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आप याद करते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम सदस्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम सदस्य थे जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया वाज। जब इंटरनेशनल कमेटी बनी तो भारत के प्रथम सदस्य कौन थे? तो आपका सीधा आंसर टिक है आपके सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फ्री हैंड एक्सरसाइज डन क्यूरली इज ग्रुप आर कॉल्ड। जो ग्रुप में जो एक्सरसाइज की जाती हैं
उन्हें क्या कहते हैं? फ्री हैंड एक्सरसाइज डन क्यूरली इच ग्रुप आर कॉल्ड। जो हम ग्रुप में आपका फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए अब हम इसका हिंदी देख लेते हैं। समूह में की गई मुक्त व्यायाम हस्त व्यायाम को कहा जाता है। ठीक है, समूह में जो व्यायाम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सीधी आपका इसका आंसर है आपका कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। क्या होगा आपका? कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। क्या होगा? कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। देख सकते हैं इसमें आपका, इसको हिंदी में इंग्लिश में जाएगा आपका कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसमें बताने लगा कुछ नहीं विशेष। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज आल्सो नोन एज। अभ्यास एवं त्रुटि, अभ्यास एवं त्रुटि अधिगम को यह भी कहा जाता है। जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है उसे किस नाम से और भी जानते हैं? तो ट्रायल एंड एरर को वास्तव में स्व शिक्षा मतलब सेल्फ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्व अधिगम या सेल्फ लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और त्रुटियों के माध्यम से सीखता है, तो इसका आंसर होगा सेल्फ लर्निंग। ठीक है, इसमें इतना जानिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गौर से देखिएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है। इंग्लिश में देखते हैं, हेल्थ ऑफ ए पर्सन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस। तो इसमें जो है कि आप ऑप्शन देखिए, जो आपका व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन के आसान से चलेंगे। दिनचर्या, जीवन शैली, दृष्टिकोण और रुझान, मतलब रूटीन, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। तो इसका जो आंसर है हमारा लाइफस्टाइल होगा। क्या होगा? जीवन शैली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप देखिए, आइसोटोनिक, ध्यान से देखिएगा, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड, कहने का मतलब है कि आइसोटोनिक संकुचन को कहा जाता है, यह या इस नाम से भी जानते हैं। तो जो आइसोटोनिक है, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए आपका गतिशील संकुचन, स्थिर संकुचन, केंद्रित संकुचन और केंद्रोविमुख संकुचन। इंग्लिश में देखते हैं, आइसोटोनिक को हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, यही आपका आंसर है। आपका जो आंसर है आपका आंसर आपका है वो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन हो। क्या होगा? डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका आइसोटोनिक को हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, इसमें हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को, आइसोटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे जो मूवमेंट होते हैं जिनमें आपके ऐसे मूवमेंट जिनमें गतियाँ दिखाई दें। ठीक है, विजुअल मूवमेंट होगा, जैसे हम आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्या हमारा आपका डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन है। गतिशील संकुचन है, क्या हमारा? गतिशील संकुचन है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए पहले हम देख लेते हैं कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। आंसर आप जानेंगे कि आइसोटोनिक को हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होंगे वो क्या होंगे? पहले तो बात तो विजुअल होंगे, और जब विजुअल मूवमेंट होंगे तो हमारा इसमें वर्क डन भी होगा। क्या होगा? वर्क डन,
मूवमेंट जो होंगे आपका वो विजुअल होंगे, और वर्क डन क्या होगा, इसमें वर्क डन होगा, मतलब कार्य दिखाई देगा, कार्य दिखाई देगा, ठीक है, कार्य दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, मसल्स छोटी बड़ी होगी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, संकोचन और शीतलन, ठीक है, इसमें आपका, इसमें डायनेमिक में। अब जो स्टैटिक है, अभी पहले हम डायनेमिक में, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है, इसके दो मेन पार्ट हैं, दो आपके हैं डायनेमिक के, जो मेन पार्ट हैं डायनेमिक के, ठीक है, ये दोनों आपके इसी में दिए हैं आपके। पहला है आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि डायनेमिक मूवमेंट हैं, ऑप्शन नंबर 1 कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो आप क्या लगाएंगे, बोथ लगाएंगे। आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायनामिक के पार्ट हैं आपके, ये भी समझ गए आप। क्योंकि जब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मतलब कि जो गतियाँ होंगी आपका डंबल एक्सरसाइज करेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो आपका कॉन्सेंट्रिक होगा, आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बात करना है, एक और हमारा बचा हुआ है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब है स्टैटिक, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। मेन हमारे दो ही होते हैं, आपका डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होगा, विथ ए मूवमेंट होगा, और स्टैटिक में विदाउट मोशन होगा, मूवमेंट नहीं होगा, और इसमें जो हमारा कार दिखाई नहीं देगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आइसोमेट्रिक में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। स्ट्रेंथ तो डेवलप होगी, बल्कि आपकी मसल्स में आपका जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक जो मूवमेंट वो नहीं होंगे, और आपका वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये आप इसका है। जैसे इसका एग्जांपल है, अभी हम एग्जांपल इसमें हमने आपका बताया, जैसे इसका आपका है डंबल एक्सरसाइज है, डंबल एक्सरसाइज है, इसका डायनेमिक का है। डंबल एक्सरसाइज किसका है, आपका डायनेमिक का, और इस जो आपका है स्टैटिक का है, वो पुश द बॉल है, पुश द बॉल, मतलब दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देना, ठीक है। हम पुश द बॉल, दीवार को धक्का देंगे तो हमारी दीवार हटेगी नहीं, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ये तो आप एग्जांपल में आएगा, पुश द बॉल किसके एग्जांपल है, पुश द बॉल, तो आपका स्टैटिक, स्टैटिक कॉन्सेंट्रिक का पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं आपका, इसी को बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेट्रिक,
इसी को हम आइसोमेट्रिक बोलेंगे, डायनेमिक को हम आइसोटोनिक बोलेंगे। डायनेमिक को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक को हम बोलेंगे आइसोटोनिक बोलेंगे, डायनेमिक को आइसोटोनिक, और आपको आइसोमेट्रिक को बोलेंगे स्टैटिक। ठीक है, तीन हमारे होते हैं, डायनेमिक सॉरी आपका आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक ठीक है, अगर आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है कि आइसोकाइनेटिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें दोनों का समावेश हो। जैसे आपका साइबेक्स मशीन पे हम एक्सरसाइज करें या स्विमिंग करें, तो आपका साइबेक्स जहाँ पूछे तो एग्जाम्पल मारिएगा आपका साइबेक्स, तो आपका आंसर होगा आइसोकाइनेटिक या स्विमिंग। अब देखिए इसमें पूछ सकता है कि डायनेमिक की खोज किसने की थी, तो डायनेमिक की खोज की थी लीडोने ने। किसने की थी डायनेमिक की, डायनेमिक की जो खोज की थी हमारी डी लोने। डी लोने, ठीक है, आइसोटोनिक की खोज किसने की थी, डी लोने ने की। और आइसोमेट्रिक की आपकी हेंटिगर एवं मुलर। आइसोमेट्रिक की हेंटिगर मुलर, हेंटिगर एवं मुलर। और आइसोकाइनेटिक की है आपकी आपका पेरिन ने, की है पेरिन ने, पेरिन ने की है 1968 में की थी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर एक और करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में टाइम आउट का प्रावधान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट, मतलब किस गेम में हमारा टाइम आउट नहीं है, टाइम आउट का प्रावधान नहीं है। तो सीधी सीधी आंसर आप देखिए, फुटबॉल में टाइम आउट नहीं होता है। इसमें होता है, फुटबॉल में टाइम आउट नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कह रहा है, यदि अंकों का वितरण एक रूपी हो और उसका माध्य और मध्यिका होगी, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर सिमेट्रिकल इट्स मीन एंड मीडियन विल बी, तो इसका सीधा आंसर आपका होगा बी द सेम, वही आपका आंसर होगा। इसकी जब विस्तार रूप से जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मतलब कौन सा टेस्ट है जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मेजरमेंट नहीं करता है, मतलब आपका। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 टोटल पल्स रेशियो परीक्षण यहाँ पर करता है। टोटल पल्स रेशियो भी आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मेजरमेंट करता है, मापता है। ठीक है, मापने का टेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी फ्लिप्स JCR टेस्ट, ये आपका नहीं मापता है। आंसर हमारा क्या होगा, JCR टेस्ट। JCR टेस्ट आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मेजरमेंट नहीं करता है, मेजर नहीं करता है। ठीक है, JCR, J से जंप, C से चिनअप, R से आपका रन। ये भी कभी कभी आ जाता है कि JCR टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है। J से आपका जंप मतलब वर्टिकल जंप, और C से मतलब चिनअप मतलब पुलअप्स,
और आर से मतलब शटल रन, ठीक है। तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस से संबंधित नहीं है। आपका क्वेश्चन आ सकता है इसी में, मान लो देता कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस से संबंधित टेस्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 टोटल पल्स रेशियो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रन वॉक, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो आपका टोटल भी है इसमें, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी आपका कार्डियोवैस्कुलर से है, रनिंग वॉक भी आपका कार्डियोवैस्कुलर से है, JCR जो है वो आपका नहीं है। तो मेरा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर ने, कौन सा ऐसा परीक्षण है जो कार्डियोवैस्कुलर का परीक्षण नहीं करता है, नहीं मापता है? तो आपका होगा JCR। आंसर इसमें क्या है? JCR। तीनों आपके कार्डियोवैस्कुलर के हैं, JCR कार्डियोवैस्कुलर का नहीं है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्लानिंग, नंबर 2 यूनियन लीडर, यही आपका आंसर है। इसमें आपका जो यूनियन लीडरशिप का काम होता है वो मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। आपका प्लानिंग उनका काम है, प्लानिंग यूनियन बनाते हैं, डायरेक्टिंग मतलब आपको निर्देश देते हैं, और कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो आपका यूनियन लीडर नहीं है, ठीक है। आंसर आपका यूनियन लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉज ऑफ मसल्स क्रैम्प। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉज ऑफ मसल्स क्रैम्प, पेशी ऐंठन का कारण क्या है? जब हमारी मसल्स में जो क्रैम्प होता है, मसल्स में जो ऐंठन होती है, उसका मेन कारण क्या है? तो आपका है क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो होगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का बनना या संचय होना। जब हमारा लैक्टिक एसिड का बनना प्रारंभ हो जाएगा तो बॉडी में आपके थकान प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। 33 देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ कैथार्टिक थ्योरी ऑफ प्ले। कहने का मतलब है कि जो खेलों के विचेरक कैथार्टिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? खेलों के ब्रेचक या ब्रेचन के सिद्धांत किसने दिया, या कैथार्टिक सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन कह रहा है, सीधी सीधी भाषा में समझिए कि जो आपका ब्रेचन का सिद्धांत है, ब्रेचक का सिद्धांत है, या कैथार्टिक थ्योरी है, वो किसने दी है? वो आपकी कैथार्टिक थ्योरी आपको पता ही है कि आपकी अरस्तु ने दी है। किसने दी है? कैथार्टिक थ्योरी किसने दी है? आपकी अरस्तु ने दी है। अब इसमें देख लेते हैं और भी आपकी हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया है ये भी जान लो। सिगमंड फ्रायड ने दिया है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको थ्योरी, वो आपको इसने सिगमंड फ्रायड ने दी है। किसने दिया? आपका सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये भी बन सकता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है? आपका सिगमंड फ्रायड ने दी है। ठीक है, आपका मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है आपका सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अब हम सबकी चर्चा कर लेते हैं। कार्ल ग्रुस ने क्या दिया है? कार्ल ग्रुस ने दिया है एंटीसिपेटरी थ्योरी। एंटीसिपेटरी थ्योरी दी है, कार्ल ग्रुस ने दी है। एंटीसिपेटरी जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? आपकी कार्ल ग्रुस ने दी है। एंटीसिपेटरी जो थ्योरी दी है वो आपकी कार्ल ग्रुस ने दी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी है? वो आपकी कार्ल ग्रुस ने दी है। फिर आपका है रिक्रेशनल थ्योरी किसने दी है? रिक्रेशनल थ्योरी जो हमारी है वो किसने दी है? रिक्रेशनल थ्योरी दी है आपकी, आपका लॉर्ड केम्ज।
लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक। ये भी आपका है। एंटीसिपेटिक किसने दिया है? लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक। अब है हमारा है सरप्लस। सरप्लस थ्योरी किसने दी है हमारी? सरप्लस थ्योरी दी हमारी है आपका सीलर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। आपकी जो सरप्लस थ्योरी किसने दी हमारी है? आपकी सरप्लस थ्योरी दी आपकी सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर। अब आपका है रिकैपिचुलेटरी थ्योरी। रिकैपिचुलेटरी, रिकैपिचुलेटरी थ्योरी किसने दी है हमारी? स्टैनले हॉल ने दी है। किसने दी है? स्टैनले। तो आपको याद कर लेना है। तो मैंने जो बात की, देखो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर था कि खेलों में ब्रिचक का सिद्धांत या कैथार्ड ने दी है। सिगमंड फ्रायड ने आपका साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी। और एंटीसिपेटरी थ्योरी जो हमारी है वो आपकी एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल उसने दिया है। रिक्रेशनल थ्योरी, रिक्रेशनल थ्योरी आपकी दी है आपका लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक ने दी है। सरप्लस थ्योरी आपकी सीलर हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। और आपका रिकैपिचुलेटरी थ्योरी आपके स्टैनले हॉल ने दी है। इनमें से 100% एक आध क्वेश्चन आपको आता है, तो इसको बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यही देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नॉन एज। तो जो न्यूटन का मैंने कल भी बताया था, न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं आपके, जो किनेसियोलॉजी से संबंधित है। 3 नियम दिए हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। नंबर 2 लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम कहते हैं। तो जो आपका सेकंड न्यूटन लॉ है हमारा, जो सेकंड न्यूटन लॉ है वो आपका सेकंड न्यूटन लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। इसे हम संवेग के नियम से नाम से भी जानते हैं। जो तीसरा हमारा है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस नाम से जानते हैं, तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कल मैंने इसके बारे में व्याख्या भी की हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा है, देखिए आपका आंसर होगा इसमें तुरंत का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटीज ऑफ वर्टिबल कॉलम। काइफोसिस की जो डिफॉर्मिटीज होती है काइफोसिस की डिफॉर्मिटी वर्टिबल कॉलम के किस रीजन में होती है वो जानना है हमको। तो आंसर होगा इसका थोरोसिक रीजन में होगी। कहाँ होगी? वक्षी क्षेत्र में होगी। आप देखते हैं कि जो वर्टिब्रा बनती है ये आपका क्या है? वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रा कॉलम में आपका प्रथम आपका सर्वाइकल 1 to 7 आपका सर्वाइकल है। नेक्स्ट आपका 12 जो आपका थोरोसिक है, 12 आपकी थोरोसिक बोन होती हैं। फिर आपका लुम्बर है। नेक्स्ट हमारी 5 आपका लुम्बर हैं, ठीक है। फिर आपकी सैक्रम है, फिर आपकी कोक्ज हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका, तो आपका जो हमारा होता है वो आपका थोरोसिक रीजन में होता है। कहाँ होता है? थोरोसिक रीजन में आपका क्या होता है? काइफोसिस होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टर्म ऑफ
इल्फ्रोज इज कंसर्न विथ, जो आपका कहने का तात्पर्य है, जो इसमें जो टर्म यूज हो रहा है, इफ्लोरेज यूज हो रहा है, वो किससे संबंधित है आपका है। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है कि एप्लीरोज या आपका एप्लीरोज जो वर्ड है, वो शब्द है, वो किस से संबंधित है? ट्रेनिंग से संबंधित है कि कोचिंग से संबंधित है कि व्यायाम से है कि मर्दन से संबंधित है? तो जो एप्लीरोज टर्म है वो आपका मसाज से संबंधित है। किससे है? मसाज से। एप्लीरोज जो टर्म है वो आपका एप्लीरोज टर्म इज रिलेटेड टू मसाज, यह शब्द मसाज से संबंधित है। एप्लीरोज टर्म इज रिलेटेड विथ मसाज, यह जो शब्द है वो मसाज से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका डिस्टल से प्रॉक्सिमल मसाज होती है। ठीक है, अब इसमें से जब मसाज पढ़ाएंगे तो मसाज के सारे पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है विच इज़ नॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका 37, विच इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग, मतलब लॉ ऑफ लर्निंग का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग का कौन सा भाग नहीं है, मतलब कह सकते हैं, इसका हिंदी देख लो आप चाहे, अधिगम के नियम कौन सा नहीं है, मतलब आपके जो अधिगम के नियम है, आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टनेस, लॉ ऑफ रिएक्शन और लॉ ऑफ एक्साइज। तो जो आपका जो है लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये तो ना न्यूटन थर्ड लॉ आ गया हमारा यहाँ पर। जो आपके लर्निंग है, लर्निंग थ्योरी मैंने कल ही बताई थी, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टनेस, लॉ ऑफ एक्साइज। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस होगा तैयारी का नियम, लॉ ऑफ एक्साइज अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्टनेस प्रभाव का नियम। देखिए अब हम देखें इसमें जो अंतर होगा हमारा वो आपका ये नहीं है, नहीं दिया है, इसमें नहीं है। अधिगम के 3 नियम है आपका, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम है कि हम किसी कार्य को, जैसे हम आपका क्लास ले रहे हैं, आप तो मेंटली फिजिकली आप रेडी होके बैठिए तो आप अच्छा बेहतर सीख सकते हैं। अभ्यास का नियम कि आप जो भी पढ़ाया गया है उसको बार बार, इसे हम बारंबारता का नियम भी कहते हैं, रेपिटेशन, मोर रेपिटेशन, बार बार इसकी पुनरावृत्ति, इसे हम पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं, इसको बार बार दोहराइए। और प्रभाव का नियम आप इसे दंड और पुरस्कार का नियम भी कहते हैं, जिसे हम किसी क्लास में किसी बच्चे को अच्छा जवाब देने पर उसको पुरस्कार देते हैं, और जो जवाब नहीं तो उसे हम डांटते हैं, तो पुरस्कार वाले को पुरस्कार मिलेगा। तो जो हमारे और विद्यार्थी बैठेंगे तो सोचेंगे कि यार हमको भी पुरस्कार मिल सकता है, अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा। तो उससे जो जिसको पुरस्कार मिला है उसे देख के, जिसको मेडल दिया गया उसको देख के प्रभावित होकर, उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर आप भी वो काम करना प्रारंभ कर देंगे, आप भी सीखना प्रारंभ कर देंगे। और दंड, हम आपको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो आपको उससे दंड के भय से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, सीखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, पुरस्कार और दंड का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, देखो आप, स्टेडियोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर, मतलब स्टेडियोमीटर क्या नापता है, तो आपका जो स्टेडियोमीटर है वो हाइट का माप करता है। किसका? आपकी ऊंचाई का मापन करता है। किसकी? ऊंचाई का। किसका मापन करता है? ऊंचाई का मापन करता है स्टेडियोमीटर। अब देखिए इसमें बॉडी वेट भी दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, एजिलिटी दिया है। बॉडी वेट को कौन मापता हमारा? ठीक है, वेइंग मशीन से हम क्या कहते हैं, आपका बॉडी वेट मापते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, आपका जो रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और आपका एजिलिटी है कि आपका क्विकली मूवमेंट हो जाएगा। एजिलिटी को है क्विकली मूवमेंट जो होगा वो आपका एजिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जो हमारा है 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है।
द फैक्टर ऑफ विच इज नॉट कंसिडर एज ए कंपोनेंट ऑफ टेनिंग लोड, मतलब नॉट देना है और टेनिंग लोड का आपका कंपोनेंट नहीं है। टेनिंग लोड का जो कंपोनेंट है वो आपका नहीं है। कौन से नहीं है? तो टेनिंग लोड के जो कंपोनेंट हैं, टेनिंग लोड की जो टेनिंग लोड के जो कंपोनेंट हैं वो आपके बेसिकली दो होते हैं, आपका लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम। लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम। लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम। ठीक है, दो इसके घटक हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टेनिंग लोड है, टेनिंग लोड की जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका लोड इंटेंसिटी, आपकी भार तीव्रता और भार घनत्व। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है घटक कौन नहीं है, तो दो घटक तो हमारे मेन हैं, इसके फिर बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें इंटेंसिटी आपका है, वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है और आहार नहीं है। तो प्रशिक्षण भार का घटक कौन सा नहीं है? वो आपका आहार नहीं है, मतलब डाइट नहीं है। जो टेनिंग लोड का जो कंपोनेंट है उसमें टेनिंग आपका आहार नहीं आता, डाइट नहीं आता। अब देखिए थोड़ा हम तीनों वर्डों की चर्चा कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है और डेंसिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो याद रखिएगा कि टेनिंग लोड के मेन कंपोनेंट है आपका लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम। अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं हम क्या है। इसमें इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, अगर, और वॉल्यूम मतलब घनत्व। अगर वॉल्यूम हाई होगा, अगर वॉल्यूम हाई होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? लो होगी। कार्य करने का जो समय होगा अगर ज़्यादा होगा, जैसे हम कहा कि हमें 20 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो हम किस गति से दौड़ेंगे? धीमी गति से दौड़ेंगे। इंटेंसिटी क्या होगी हमारी? लो होगी। अगर हमें कहो कि जो भार, जो वॉल्यूम है वो आपका लो है, 100 मीटर दौड़ना है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? हाई हो जाएगी। हम 100 मीटर को तीव्र गति से दौड़ेंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए आप। अब इसमें वॉल्यूम किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लो। जो ट्रेनिंग सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन में जो हम काम करते हैं सुबह और शाम, 2 घंटे सुबह किया हमने वर्कआउट किया, 2 घंटे शाम को वर्कआउट किया, तो जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। और इंटेंसिटी कहते हैं जो कार्य करने की जो तीव्रता है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा देर तक काम करना है तो इंटेंसिटी लो हो जाएगी। जब हम कम देर तक काम करना है तो इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। ये समझ गए आप। अब इसी में 2 वर्ड और आए हुए, डेंसिटी और आपका वॉल्यूम। क्लियर हो गया? वॉल्यूम मतलब कितने घंटे काम किया और इंटेंसिटी मतलब किस तीव्रता से काम किया। डेंसिटी, डेंसिटी समझो आप, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रिक्वेंसी भी आता है। फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी भी होगा। ठीक है, पहले डेंसिटी समझो। डेंसिटी का मतलब हुआ टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन। टाइम गैप टाइम गैप टाइम, आप ऐसे समझ लीजिए, स्पेस नहीं है। टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन। टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन, 2 पुनरावृत्तियों के बीच मध्य समय अंतराल को, समय अंतराल को जो कहते हैं उसे बोलते हैं आपका डेंसिटी। जैसे हम 100 मीटर रनिंग किए,
100 मीटर के हमें 2 रेपिटेशन लगाना है। पहला रेपिटेशन लगाए, एक बार दौड़े, और फिर दूसरा रेपिटेशन भी लगाएंगे, तो पहले और दूसरे में जो गैप था उसे बोलेंगे डेंसिटी बोलेंगे। टाइम गैप बिटवीन 2 रेपिटेशन, 2 पुनरावृत्तियों के मध्य जो समय अंतर होता है उसे डेंसिटी बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी किसे कहेंगे हम? फ्रिक्वेंसी कहेंगे कि हम उस कार्य को कितनी बार कर रहे हैं, बार बार, वो फ्रिक्वेंसी हमारी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। देखो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट डज द रिंग ऑफ ओलंपिक इंडिकेट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपकी ओलंपिक की जो रिंग हैं वो कौन कौन सी हैं, आप देखिए। पहले हम इसको रंग में इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ये भी अच्छा है आपका। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट डज द रिंग ऑफ ओलंपिक इंडिकेट। जो ओलंपिक में जो रिंग होती हैं वो देखिए, इसका हिंदी देख लो आप। ओलंपिक के झंडे के जो छल्ले किसकी सूचक होते हैं, तो कह रहा है कि व्हाट डज द रिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग इंडिकेट। ओलंपिक फ्लैग में जो रिंग होती हैं, 5 रिंग होती, कितनी होती हैं? 5 रिंग होती हैं। वो आपके कंटोनेंट को करती हैं। किसको करते हैं? कंटोनेंट। आपके जो महाद्वीप होते हैं उन्हें इंडिकेट करते हैं। जो ओलंपिक का जो फ्लैग होता है वाइट होगा, उसमें 5 रिंग होंगी, 5 रिंग होंगी, वो आपकी किसको इंडिकेट करेंगी? कंटोनेंट, मतलब महाद्वीप को आपको, महाद्वीप को आपको इंडिकेट करेंगे। किसको करेंगे? महाद्वीप को। देखिए 5 रिंग हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप के लिए है, काला अफ्रीका, नहीं नीला पीला आपका एशिया के लिए है, काला आपका अफ्रीका के लिए है, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और लाल आपका अमेरिका के लिए है। ठीक है, तो जो हमारी 5 रिंग बनती हैं ऐसे करके, ठीक है, डब्ल्यू शेप बनती हैं, तो वो आपका इंडिकेट करती है किसको? कंटिनेंट, मतलब महाद्वीप करती हैं। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पायरोमीटर। एक सेकेंड। स्पायरोमीटर यूज टू मेजर। जो स्पायरोमीटर है वो क्या नापता है? तो स्पायरोमीटर आपका, इसका जो आंसर होगा, सीधे हम आंसर चलते हैं। वाइट कैपेसिटी स्पायरोमीटर, वाइट कैपेसिटी मेजर टू स्पायरोमीटर, या स्पायरोमीटर मेजर टू वाइट कैपेसिटी। जो वाइट कैपेसिटी जो जैवधारता का मापन करता है, जैवधारता का मापन करता है, हिंदी देखिए, स्पायरोमीटर किसका करता है? वायु का, मतलब जैवधारता, जैवधारता का मापन करता है आपका स्पायरोमीटर। अब वाइट कैपेसिटी, ये भी कहते हैं वाइट कैपेसिटी क्या होती है? फोर्सली इनहेल और फोर्सली एक्सहेल। बलपूर्वक श्वास को लेना और बलपूर्वक श्वास को छोड़ना, बलपूर्वक छोड़ना, बलपूर्वक लेने की प्रक्रिया होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइट कैपेसिटी मेजर टू आपका स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक यंत्र है जो हमारी आपकी जैवधारता का मापन करता है, वाइट कैपेसिटी का मेजर करता है। ठीक है, अब इसी में आपका है आपका ब्लड प्रेशर भी देख लो। ब्लड प्रेशर क्या मापन करता है? रक्तदाब किससे नापते हैं? कौन सी यंत्र से नापते हैं? वो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर।
इससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। रक्तदाब, रक्तदाब का मापन कौन करता है? आपका स्फेग्नोमेनोमीटर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 पे आइए, 42 पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज इन विच द फॉलोइंग ट्रेनिंग, निम्न में से किस प्रशिक्षण में आराम की हितकारी अवधि का उपयोग किया जाता है? तो जो आपका है जिसमें रेस्ट, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें रेस्ट पीरियड है? तो जो आपकी इंटरवल ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, आपका लाभ, आपका जो आराम है, मतलब आपका रेस्ट पीरियड है वो आपको लाभदायक है। क्या है? लाभदायक होता है। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है? आपका रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। क्लियर। अब इसमें देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किसने दी है? तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लगातार तक सिद्धांत दिया हमारा अर्नेस्ट ने दिया है। किसने दिया? आपका लगातार का जो सिद्धांत दिया है, लगातार कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जो दी है वो आपकी अर्नेस्ट ने दी है। किसने दी है? अर्नेस्ट ने दी है, ठीक है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किसने दी है? अर्नेस्ट ने दी है। और इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी है? आपका रेंडले गर्चलर। इंटरवल ट्रेनिंग जो दी है वो की है रेंडले गर्चलर ने दी है, ठीक है। और आपका फार्टलेक किसने दी है? गोस्टा हॉलमर। फार्टलेक किसने दी है? हमारी गोस्टा हॉलमर 1937 में दी है इन्होंने। और आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दी है आपके अर्नेस्ट ने 1920 में दी थी हमारी ये। और आपका इंटरवल 1920 में दी है हमारी। फार्टलेक हमारी आपका गोस्टा हेल्मर 1937। फिर है आपका वेट ट्रेनिंग, दी है आपकी फ्रेडरिक यान ने दी है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है, फ्रेडरिक यान। तो इसमें इतना ही यानी आप कि आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किसने दी है? अर्नेस्ट ने दी है। इंटरवल ट्रेनिंग रेंडले गर्चलर ने दी है। फार्टलेक ट्रेनिंग गोस्टा हॉलमर ने दी है। वेट ट्रेनिंग आपका फ्रेडरिक यान ने दी है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 43, यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इज रिलेटेड। कहने का मतलब है कि हम आपको घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु आप उसे पानी पिला नहीं सकते हैं। कौन सा नियम है? ठीक है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 उपयोग का नियम, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास का नियम। तो तत्परता का नियम जो है कि आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका होगा कि आप ले तो गए वहाँ पर, अब उसको पीना ना पीना उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप घोड़े तो पानी घोड़ा और पानी संबंध किससे है? तत्परता से है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आप, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स इज सिचुएटेड। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस हमारी पेशी होती है कूल्हे में, कहाँ होती है? हिप में होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ होती है? हिप में होती है। आपकी फॉर्म की तरह होती है, बहुत मोटी होती है ये। तो ये क्या करती है? हिप हिप को फैलाती है। क्या करती है? हिप को फैलाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हिप एंड थाई। मतलब कहने का मतलब जो ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी है
आपको हिप को एक्सटेंड करती है, ठीक है, कूल्हे में होती है, याद रखिएगा। अब जब मसल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सी पेशी कहाँ होती है, क्या किस नाम जानते हैं, क्या मूवमेंट करती है, सारा कुछ बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। टॉप फॉर्म इन स्पोर्ट्स मेनली डिपेंड अपॉन ऑन। खेलों में उच्चतम प्रदर्शन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो आपका जो खेलों में जो प्रदर्शन होता है वो आपका ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग अगर अच्छी ली है तो आप अच्छा प्रदर्शन देंगे, हाईएस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो टॉप परफॉर्मेंस के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आंसर होगा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर ड्यू टू एक्मुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। कि लैक्टिक जब हमारी बॉडी में जब लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या होता है, हमको थकान होती है। आंसर क्या होगा इसमें? थकान होगी, फटीग होगी। क्या होगी? फटीग होगी, ठीक है। इसका हिंदी भी देख लो आप। लैक्टिक एसिड जमा होने से निम्न में से कौन सी स्थिति पैदा होती है? जब बॉडी में हम जब वर्कआउट करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो आपका बॉडी में क्या होती है? थकान होती है। क्या होती है? बॉडी में थकान होती है, तो क्या बोलेंगे? थकान। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 47 में देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, हम मानव शरीर की सबसे मजबूत शक्तिशाली पेशी। ऑप्शन के हिसाब से देखिए आपका रेक्टस फीमोरस। कौन सी हमारी? रेक्टस फीमोरस। रेक्टस फीमोरस आपकी ये जो जांग की जो सामने की पेशी होती है, जो थाई बोन होती है, थाई में आपका क्वाड्रिसेप, ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप होता है, उसमें आपकी जो सीधी सामने की ओर घुटने से उतरती है वो आप बोलते हैं रेक्टस फीमोरस। स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आपकी रेक्टस फीमोरस है। रेक्टस में उसको हम किक मसल्स भी कहते हैं। किकिंग इन द फुटबॉल, किकिंग इन द फुटबॉल, फुटबॉल में किक लगाने वाली पेशी हमारी रेक्टस फीमोरस है, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ नी को, घुटने को फैलाती है। एक्सटेंशन ऑफ नी, घुटने को फैलाती है। अब इसका ही पार्ट है क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप में आपका ग्रुप में होती हैं। बाइसेप फीमोरस आपकी ये वाली जो बाइसेप फीमोरस है वो आपका बैक ऑफ थाई होती है। बाइसेप फीमोरस कहाँ होती है? बैक ऑफ थाई, जांघ के पीछे की होती है। ये आपकी फ्लेक्शन ऑफ नी का काम करती है, फ्लेक्शन ऑफ नी करती है। फिर आपका लेटिसिमस डोर्सी है, ये आपकी जो हमारा बैक होता है, पीठ होती है, पीठ के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये इसे हम रोइंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड इन, जो रक्त है कहाँ पर ऑक्सीजन होता है? तो आप जान रहे हैं जो ब्लड हमारा होता है वो फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? ऑक्सीजनेटेड लंग्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, समझाने लायक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैच इन लीग टूर्नामेंट ऑफ ए टीम। जब हमारी आपकी 8 टीम हो तो लीग टूर्नामेंट के आधार पर कितने मैच होंगे? 8 टीमों के लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे? तो देखिए लीग में देखिए आप, लीग टूर्नामेंट सिंगल का फार्मूला है n-1/2 फार्मूला होना चाहिए। अब इसमें हम सॉल्व करें तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए 8 टीमें हैं और मैच कितने होंगे? 8 टीमों में लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे? तो हमारे जो n है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? नंबर ऑफ टीम को। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टीम। तो 8 हमने ऐसे रख दिया ब्रैकेट में, फिर हमारा n है, फिर हम 8 रख देंगे -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो नियम है कि बॉड मास का नियम है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में 8 हम सेम रख देंगे। तो 8 में से एक गई आपका 8 में से गई 7/2। अब ब्रैकेट के अंदर 7 है और बाहर 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन पर गुणा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 × 7/2। तो 8 × 7 = 56, कितना होगा? 8 × 7
56 कितना हो गया 56 हो गया बटे 2 अपान 2 56 अपान 2 इससे आपका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 मैच होंगे। कितने होंगे? तो आंसर हमारा क्या होगा 28 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिंगल का था। अब इसी में डबल का देख लो आप। ठीक है, डबल में देखिए आपका फार्मूला है n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा डबल का फार्मूला है n ब्रैकेट n माइनस 1। अब तो अगर डबल में पूछ देता तो यही हो जाती है, मान लो कितनी 8 माइनस 1 8 माइनस 1 तो 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 7 तो 58 56 56 तो यहाँ पर हो जाते डबल में आपका 56 मैच होते हैं। ठीक है, तो सिंगल में कितने हो गए हमारे 28। आंसर कितना होगा 28 याद रहेगा। n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपान 2 ये फार्मूला है सिंगल के लिए। ठीक है, डबल के लिए है n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपान 2 नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 56 होगा, यहाँ पर 28 होगा। क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्जेंट जंप मेजर। सर्जेंट जंप क्या नापता है? तो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नापता है, विस्फोटक शक्ति मापता है। जो सर्जेंट जंप है वो क्या करता है? विस्फोटक शक्ति का मापन करता है। देखिए सर्जेंट जंप क्या मापता है? तो विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जितने भी हमारी जंप हैं, प्लायोमेट्रिक जंप हों चाहे वर्टिकल जंप हों, वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मेजर करती हैं। सर्जेंट जंप क्या करता है? हमारा विस्फोटक शक्ति का मापन करता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ करता है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है थोड़ा सा देखेंगे हम। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। आपका जो शक्ति और गति का समन्वय होता है, शक्ति और गति का समन्वय होता है। क्वेश्चन आता है गति और शक्ति का समन्वय किसमें होता है? विस्फोटक शक्ति में होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड विथ हाई मूवमेंट, मतलब विथ हाई स्पीड, कि जो भी हम मूवमेंट करें वो विथ हाई स्पीड करें, और इसमें गति और शक्ति का समन्वय होता है। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट विथ हाई स्पीड। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड। याद रखना गति, शक्ति और गति का समन्वय होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। जब शक्ति पढ़ाएंगे तो बताएंगे शक्ति कितने प्रकार की होती है, पूरी व्याख्या करेंगे, उसमें सारा डिटेल आपको बताएंगे, बहुत अच्छे के लिए समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 51 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मैचेज इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 24 टीम विल बी। 24 टीमें होंगी नॉकआउट प्रतियोगिता में, तो प्रथम चक्र में मैचों की संख्या क्या होगी? सीधी समझिए। इसमें देखा जाता है कि जो नॉकआउट टीमें हैं, आपका नंबर ऑफ टीम जो होगी, हमारी वो 24 है। ठीक है, देखा जाता है कि इसमें बाई कितनी होगी, तो बाई देखते हैं। इसका है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। जो 24 का जो अगला घातांक है, तो 2 का पावर 1 आपका 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 5 मतलब 32। तो जो 24 का जो घातांक है, अब ये कैसे आया? इस 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 हमारा अगला घातांक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, 32 माइनस 24, 32 माइनस 24, तो हो जाएगा हमारा कितना, 8। 8 हुआ। 8 तो बाई दी जाएगी, क्या दी जाएगी हमारी, 8 बाई दी जाएगी। अभी मैच कंफर्म नहीं हो रहा है इससे, आप ऐसे समझ लीजिए 8 आपका आ गया, 8 आपका। तो टीम में कितनी है, 24 टीमें हैं। बाई वाला मैच नहीं खेलेगी, बाई वाला मैच नहीं होगा ना। तो 24 माइनस 8 कितना हो गया, 24 में से 8 गई हमारा 16, कितनी टीम है, 16 हो गई। अब 16 टीम आपस में मैच खेलेंगी, तो 16 को आप लिखेंगे, तो 16 जब आपस में खेल लेती तो आपके 8 मैच हो जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह समझ लीजिए। ये रिजर्व कर देते हैं, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आधे से डिवाइड कर लो इसको, क्योंकि टीमों की संख्या क्या हमारी है, इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तो आपका n/2 हो जाएगा, आधे आधे बढ़ जाएंगी। अब आपस में मैच होगा 16 में बाई आपका, अगर टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है, अगर टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है, ये हमारा क्या है, पावर ऑफ 2, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। अगर 2 4 8 16 32 64, इनमें हमारी अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है तो बाई नहीं दी जाती है, तो बाई नहीं होगी यहाँ पर। जब आपस में मैच कराएंगे तो आपका 1 से 2 का, 3 का 4 से, 5 का 6, 7 का 8, 9 का 10, 11 से 12, 13 14 15 16, तो मैच गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मैच हुए हमारे, 8 मैच हुए। तो अगर 24 टीमें हैं, नॉकआउट बेस पे है, और प्रथम राउंड में पूछा उसने, फर्स्ट राउंड में, तो 8 आपके मैच होंगे। अगर यही सेकंड राउंड पूछ देता, सेकंड राउंड पूछ दे, तो सेकंड राउंड में क्या होगा आपका, इसके मैच करा दो, 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 नहीं होंगे यहाँ पर। कैसे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 1 सेकंड। इसमें आप दोबारा समझिए, हमें टीम तो हमें क्या है, हमारी टीम हमारी 24 है। टीम कितनी हमारी है, टीम 24 है। अभी मैंने 24 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। टीम क्या हमारी है, 24 होंगी यहाँ पर। इसको आप दोबारा समझिए, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। इसको आप देखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसी में हम करेक्शन कर देते हैं। थोड़ा सा माइंड में मैं सोचा कि आपका 16 टीम है, इसलिए मैं डायरेक्ट ले गया उसको। अब देखिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया से समझ आएगा। आपका नंबर ऑफ टीम कितनी हमारी है, नंबर ऑफ टीम कितनी है, 24 है ना। ट्वेंटी फोर, चलो 24 टीमें आप लिख लेते हैं। टीम कितनी हमारी, 24। अब देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है। टीमें हमारी किस में है, आपकी टीमें आपकी इवन नंबर में, सम संख्या में है। तो सम संख्या में फार्मूला है हमारा n/2, 24/2।
तो आपकी क्या हो जाएंगे, 12 टीम ऊपर 12 नीचे, ठीक है। तो 12 आपकी अपर हाफ में, 12 आपकी लोअर हाफ में। अब हमारा जो 24 टीमें हैं, 24 में बाई कितनी होगी, मैंने बताया था 24 का जो आपका 24 का जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो क्या है हमारा 32 है। तो 32 माइनस 24, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा 8 बचेगा हमारा, 8 बाई दी जाएगी। बाई कितनी होगी, बाई की संख्या हमारी कितनी होगी, बाई की संख्या हमारी इसमें 8 होगी। अब हम बाई कैसे देते हैं, आपकी जो सिक्वेंस इसमें है आपका लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, लोअर टू अपर और अपर टू लोअर। तो पहली बाई हमारी यहाँ होगी, दूसरी बाई इधर होगी, तीसरी इधर होगी, मतलब लोअर अपर, फिर लोअर अपर और अपर लोअर, ठीक है। फिर वही सीक्वेंस होगा, 5वीं बाई, 6वीं बाई, 7वीं बाई और 8वीं बाई। इस तरह लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, लोअर टू अपर टू लोअर, फिर वही लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, लोअर टू अपर और अपर टू लोअर, ठीक है। अब हमने 8 तो बाई देखी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टीम कितनी बची है, अब आपस में मैच खेलेंगी। 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से, 9 का 10 से, 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मैच हुए, 8 हुए। अब इससे ही आया, क्लियर हुआ हमारा, क्योंकि बाई भी तो देना थी हमको, बाई हम दिए नहीं थे। तो आपका 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, 8 मैच, टोटल हमारे 24 टीम होने पर, 24 टीम होने पर 8 मैच होंगे फर्स्ट राउंड में। अगर यही सेकंड राउंड में पूछता है तो सेकंड राउंड में आपका देखिए बाई वाला मैच भी खेलेगी, 1 मैच, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने होंगे, सेकंड में भी 8 होंगे, थर्ड में 1 2 3 4 हो जाएंगे, इसमें 2 होंगे, फिर आपका 1 हो गया। इस तरह हमारा निकल आएगा। क्लियर हुआ आपको, जब टूर्नामेंट बताएंगे तो और बढ़िया बताएंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम जल्दी से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम प्रशिक्षण भार को कहा कहते हैं, द हाईएस्ट ट्रेनिंग लोड इज कॉल्ड। जब हम हाईएस्ट ट्रेनिंग देते हैं, हाईएस्ट लोड देते हैं तो उसे मैक्सिमम कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैक्सिमम भार या मैक्सिमम लोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मिल्क बटर एंड घी प्रोवाइड, मतलब दूध मक्खन एवं घी मिलता है किसमें, आपका विटामिन ए और डी में मिलता है। विटामिन ए और डी में, मिल्क बटर और घी किस में मिलता है, विटामिन ए और डी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैलोरी इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ, जो कैलोरी किस में मापते हैं, ऊर्जा किस में मापते हैं, हम हीट में मापते हैं, आपको कैलोरी को हीट में मापते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यवसायिक तैयारी, सारी शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यवसायिक तैयारी कौन सी संस्था परिचालित करती है, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स हैं जो, उन्हें कौन चालू करता है, तो आपका NCTE, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में एक तरीका बहुलक है, इसे कहा जाता है मोड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसीडर, ठीक है। मोड इज द मेजरमेंट, सॉरी देखिए 56 देखिए, मोड इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति मापों होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी इज द कंसीडर, तो कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति मापों को मापने का एक तरीका बहुलक है, मतलब आपका मीन मीडियन मोड, मोड मतलब बहुलक, मीन पहला है, दूसरा मीडियन है, तीसरा बहुलक है, तो मोड है, इसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, बार बार आने में, जब किसी भी शब्द जब किसी भी अंक की बार बार आए, बार बार आवृत्ति हो,
उसे बोलते हैं आपका मोड। जैसे आपका लिखा हमने 1 3 4 3 5 3 6, तो इसमें बारंबार किसकी हो रही है? 3 की। तो इसमें मोड क्या होगा हमारा? 3 होगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेंटर टेंडेंसी हमारी कितनी है? हमारी 3 है, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं, हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको मीन के बारे में। मीन का जो फार्मूला है, जब आपका एग्जाम चलेगा, सॉरी जब मैं स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से प्रयास समझाने करूँगा। इसमें आप जल्दी थोड़ा देख लो। मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स अपान एन, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़। समस्त अंकों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम मध्यमान कहते हैं। तो सिग्मा एक्स अपान एन मीडियन। मीडियन में आपका है, आपका मीडियन का जो फार्मूला है आपका n प्लस अपान 1, n प्लस 1 अपान 1, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं, संख्या को जोड़ करते हैं। यदि किसी भी पद का वह मतलब जो पद होते हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और उनके बाद पदों को सीक्वेंस में लिखते हैं और उनकी संख्या को काउंट कर लेते हैं कितने हैं। मान लो 5 हुए, 6 हुए, और जोड़ के जैसे मान लो आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2 इस तरह होगा फार्मूला। तो n प्लस 1 अपान 2, ठीक है। तो आपका 6/2 3, तीसरे पे हम सीक्वेंस में इसको लिख लेंगे। पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 7 8 9 10 11। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हमारा क्या होगा? जो आपका तीसरे नंबर पर आएगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। इसी तरह हमारा मोड है। मोड में जब किसी भी अंक की बारंबारता होती है तो उसे मोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़ाने के लिए विशेष तरीके का आधार होता है। द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड ऑन। पढ़ाने का एक विशेष तरीका होता है, उसे बोलते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी। जब हम टीचिंग यूज करते हैं तो देखते हैं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसी है, कैसा इन्वायरमेंट है, कौन सी स्किल हम सिखाना चाहते हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि पढ़ाने के लिए विशेष तरीका आधार क्या है। जब हम टीचिंग करते हैं तो उसका आधार क्या होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्टिविटी पे, क्रियाकलाप के स्वरूप पर। फिर है टाइम टेकन ए मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, टाइम टेकन फॉर ए मूवमेंट टू अकर फ्रॉम इनिशिएशन एज द टर्मिनेशन इज कॉल्ड। क्रिया प्रारंभ से अंत तक के समय को कहा जाता है। मतलब कहने के मतलब क्रिया हम प्रारंभ किए और क्रिया जो अंत तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्रिया प्रारंभ की और उसको अंत तक ले जाते हैं। तो प्रारंभ से अंत तक के समय को, जो हमने काम प्रारंभ किया है, जो हमने रनिंग प्रारंभ की है, वो अंत तक के समय को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोमेंटम टाइम या संचलन समय। क्वेश्चन नंबर है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड मतलब जो हमारे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं करते हैं तो आपके जो हेल्थ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में देखते हैं, स्कूल में आपको कभी भी असेंबली में हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ऐसे साफ़ सुथरा रहना है, ये खाना है, आपको नेटिंग के लिए नाखून काटने होना चाहिए, बाल कटे होना चाहिए। बहुत आपको हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। तो ये होता है स्कूल में। हेल्थ सुपरविज़न, कभी कभी आपका सुपरविज़न भी होता है, आपका नेल देखे जाते हैं, चेकअप भी कराया जाता है, वो आपका ये भी होता है। हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रोवाइड करते हैं, कभी कैंप लगा देते हैं, आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, आपको कभी जो बीमारी चलती रहती हैं मौसम के हिसाब से वहाँ पर मेडिसिन भी स्कूल प्रोवाइड करा देता है। तो आपका हेल्थ इंस्ट्रक्शन भी होता है, हेल्थ सुपरविजन भी होता है, हेल्थ सर्विस भी होता है। आपका हेल्थ रिसर्च नहीं होता है स्कूलों में, जो स्कूल लेवल पर आपका स्वास्थ्य अनुसंधान नहीं होता है, आपका शोध नहीं होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम मस्कुलर फोर्स इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। वह क्षमता जिसमें कम से कम, या कह सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक बल प्रयोग होता है, उसे कहते हैं, वह क्षमता जिसमें कम समय में अधिक से अधिक बल प्रयोग होता है उसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अब हम डिटेल में हम इसके बाद कल चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। जब मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।